नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आशा करते हैं आप सभी भाई बहन बहुत सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जोर शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत जल्द आपको होते हुए दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पुनः सेशन को, जिसमें आज आपसे बात करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह है, अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई चैलेंज आता है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चैलेंज होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ स्पेशली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में हिस्ट्री के सेक्शन के साथ जुड़ता हूं। अभी तक ऑफलाइन में ही स्पेशली आपके साथ जुड़ा था, अब ऑनलाइन में भी आपके साथ ऐड ऑन हूं। चलिए बात करते हैं आज हम मैसूर के शासन की थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। देखिए, जब हम मैसूर की बात करते हैं, इसको 1 मिनट प्लीज थोड़ा सा बता। देखिए, जब हम मैसूर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले हैदर अली को। यहाँ हैदर अली की एक पिक्चर लगी है और साथ में हैदर अली के कुछ टाइटल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे एक नाम लिखा है नवाब ऑफ मैसूर, तो मैसूर का नवाब रहा ये। सेकंड देखिए तो लिखा है सर्वाधिकारी ऑफ मैसूर। व्हाट द मीन ऑफ सर्वाधिकारी? सर्वाधिकारी इज जस्ट लाइक एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री के पद को भी ये प्राप्त किया था इसने, इसीलिए इसको सर्वाधिकारी भी कहा जाता है। कभी कभी टर्मिनोलॉजी के आधार पर बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा सर्वाधिकारी क्या है, दैट इज योर वित्त मंत्री। जैसे मराठों में अमात और मजमुआदार को आप देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर सर्वाधिकारी। उसी प्रकार एक नाम और लिखा हुआ है जिसका नाम है दलावाई या दलवाई, ठीक है ना। दलवाई कौन है? इज जस्ट लाइक एज अ सेनापति। जैसे मुगलों में मीर बख्शी एज अ सेनापति के रूप में आपको दिखाई देता है, वैसे ही दलवाई जो है यहाँ पर एज अ सेनापति के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इसके अलावा शमसुल मुल्क, अमीरुद्दौला, वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये दो नाम जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सेनापति और वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? सर्वाधिकारी और दलवाई के नाम से स्पेशली जाना जाता था। जब हम सुल्तान ऑफ मैसूर की बात करते हैं तो रेंज जो है 1782 तक है किसका? हैदर अली का। 1761 से लेकर 1782 तक बेसिक आपसे स्पेशली बात करेंगे। इससे पहले यहाँ के महाराजा कौन हुआ करते थे? तो चिक्का कृष्णराज यहाँ के महाराजा हुआ करते थे। पहले थोड़ा सा आपसे बात करते हैं स्पेशली मैसूर एज अ स्टेट के रूप में। मैसूर एज अ स्टेट के रूप में आपसे बात करते हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि यहां पर विजयनगरा लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था बहमनी। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, और ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये बहमनी सल्तनत जो हुआ करती थी और जो विजयनगरा हुआ करते थे, इन दोनों का निर्माण जो था वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे बहमनी का आपको याद होगा कि हसन गंगू ने इसको स्पेशली डेवलप किया था, जिसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल लिया था और इस सल्तनत की स्थापना की थी। लेकिन हमें आना है विजयनगरा और मैसूर की तरफ, तब हमें जाना होगा स्पेशली मैसूर वॉर की तरफ। तो यहां पर है आपका क्या? विजयनगरा। तो विजयनगरा की जो स्थापना हुई थी, आपको याद होना चाहिए, जो विजयनगरा है आपका, विजयनगरा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में हरिहर व बुक्का के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। लेकिन इन्हीं के ऐसे फ्यूडेटरी लॉर्ड के रूप में, फ्यूडेटरी लॉर्ड के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक मैसूर नाम का स्टेट बना था, एक मैसूर नाम का यहां पर स्टेट हुआ करता था। और इस मैसूर स्टेट की जो स्थापना की थी वो की थी यदुराया वडियार ने। यदुराया वडियार ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन जब ये स्थापना की गई थी तब एज जो मैसूर स्टेट था वो विजयनगर का ही एक प्रकार से फ्यूडेटरी स्टेट के रूप में हुआ करता था। इसकी स्थापना लगभग 1399 के आसपास की गई थी।
1399 के आसपास की गई थी, लेकिन ये एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उस समय स्थापित नहीं हुआ था, एज अ फ्यूडेटरी लॉर्ड के रूप में स्थापित हुआ था। आगे आपको मालूम है कि यही जो बहमनी सल्तनत जो है ये 5 भागों में अलग अलग में बट गया था। एक आपका बना था अहमदनगर, एक बना था आपका बरार, एक बना था आपका बीदर, एक बना था आपका गोलकुंडा और एक बना था आपका बीजापुर। याद होगा आपको, ये 5 स्टेट बने थे 1490s में और लगभग 1520s के आसपास। और इन्हीं बहमनी और विजयनगरा के बीच में लड़ाई भी होती थी। और इसी प्रकार की एक फाइनल लड़ाई जो हुई थी, याद होगा आपको कि 1565 में तालीकोटा की एक बैटल हुई थी, जिसे आप राक्षस तगड़ी बैटल के नाम से भी जान रहे थे, जिसे आप बन्नी हट्टी बैटल के नाम से भी जान रहे थे, बन्नी हट्टी बैटल के नाम से भी जान रहे थे। इसमें किसने पार्ट नहीं लिया था? तो केवल बरार ने पार्ट नहीं लिया था, बाकी 4 स्टेट ने पार्ट लिया था। और इसमें विजयनगरा जो है इसका क्या हुआ था? विजयनगरा जो है इसमें विजयनगरा की डिफीट हुई थी, विजयनगरा की डिफीट हुई थी। यहीं से सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ था। और विजयनगरा के बाद अब जो क्योंकि उस समय तो तुलुव डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो अराविदु डायनेस्टी आई, और उसकी स्थापना जो की गई थी वो तिरुमल ने की थी, तिरुमल ने की थी, है ना। तो उसी यहां से विजयनगरा का एक प्रकार से पतन का फेज स्टार्ट हो गया था। और फाइनली 1612 के आसपास, फाइनली 1612 के आसपास यहां का राजा हुआ करता था जिसका नाम था वेंकटा सेकंड, वेंकटा सेकंड, इसका नाम हुआ करता था वेंकटा सेकंड। यही वेंकट सेकंड ही हुआ करता था जिसने फिर आपके आज के मैसूर में वडियार वंश की स्थापना की थी 1612 में। लेकिन ये जो वडियार वंश की स्थापना की गई थी ये एज अ इंडिपेंडेंट के रूप में स्थापना की गई थी इस वडियार डायनेस्टी की। वहां पर जो वडियार डायनेस्टी की स्थापना हुई थी वो स्पेशली आपकी एज अ फ्यूडल स्टेट के रूप में हुई थी। यहां पर फिर वेंकट सेकंड जो है इसने 1612 में पुनः वडियार वंश की स्थापना की थी। और यह वडियार वंश विजयनगरा का ही भाग हुआ करता था। लेकिन अब इस क्योंकि विजयनगरा अब वास्तव में बहुत वीक हो चुका था, तो वडियार वंश की प्रॉपर स्थापना यहां पर हो चुकी थी। यहां पर अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब विजयनगरा जो है वो डिक्लाइन के फेज पे पहुंचा था, तब विजयनगरा से कुछ ट्रिब्यूटरी स्टेट जो हैं वो अलग अलग हो गए थे, जिसमें आपको नाम दिख रहा होगा कि नायका ऑफ चित्रदुर्गा, केल्लाडी नायका, इसके अलावा मैसूर किंगडम, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट किंगडम फॉर अस, नायक किंगडम ऑफ जिंजी, नायक ऑफ तंजौर, तो यहां पर नायक ऑफ तंजौर भी आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, और नायक ऑफ मदुरई। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? दैट इज हमारा क्या कहते हैं आपका जो वडियार डायनेस्टी है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको पुनः एक बार दिखाऊंगा, जरा देखिएगा कि 1399 में ही एक्चुअल में वडियार डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। और इसका जो फाउंडर था वो और कोई नहीं बल्कि यदुराया वडियार हुआ करता था, यदुराया वडियार हुआ करता था इसका क्या कहते हैं फाउंडर। इस समय क्योंकि वडियार वंश ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, वडियार वंश चल रहा, भले राजशाही खत्म हो गई लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो वडियार्स के बारे में आपको सुनने के लिए मिल जाता है। अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो भी आपको यह चीज पता चल जाएगी। इस समय इनके जो हेड हैं वो यदुवीर कृष्णा दत्ता चमराजा वडियार जी है ना। इसके फाइनल रूलर कौन थे? जब 1947 में जब राजशाही को समाप्त भी किया जा रहा था, उस समय इनके जो राजा साहब हुआ करते थे वो जय चमराजा वडियार जी हुआ करते थे। इनको महाराजा ऑफ मैसूर का टाइटल भी दिया गया है। इवन आज भी अगर आप अपने विकिपीडिया पे इनको सर्च करेंगे तो अभी आपको करंट राजा के रूप में यदुराया कृष्णा दत्ता जी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक बेसिक है, लेकिन स्थापना यदुराया वडियार के द्वारा की गई। वेंकटा सेकंड जो है उसके समय में पुनः मैसूर में वडियार राजवंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चीजों को लेकर के चलते हैं। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है मेरे भाई 1700 से लेकर के 1800। ये वडियार डायनेस्टी इसी प्रकार से रन करती रही, चलती रही। लेकिन जब हम 18वीं शताब्दी में आते हैं तब यहां के एक राजा आए जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज, इनका नाम था
चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज यहाँ के एक राजा के रूप में अपॉइंट हुए। एक राजा के रूप में अपॉइंट हुए कौन? चिक्का कृष्णराज। ठीक है, 18वीं शताब्दी के आसपास 1732 का टाइम पीरियड था लगभग, इनको स्थापित किया गया। बट चिक्का कृष्णराज जो था वो इनको इम्माडी कृष्णराज भी कहा जाता था, इम्मादी भी कहा जाता था, इम्माडी कृष्णराज भी कहा जाता था। ये एक माइनर हुआ करते थे, माइनर हुआ करते थे, तो बहुत पावरफुल राजा के रूप में हमें नहीं देखने के लिए मिले चिक्का कृष्णराज। आप भी जानते हैं जब जब राजा जो होता है वीक होता है, तब तक जो उसके सेनापति हो, चाहे उसके वित्त मंत्री हो, चाहे वजीर हो, चाहे उसके कॉन्स्पिरेटर हो, वो अपने हाथ में पावर को कंसोलिडेट करने का लगातार प्रयास करते हैं। वो अपने हाथ में पावर को कंसोलिडेट करने का लगातार स्पेशली प्रयास करते हैं। तो इसी के समय में, इसकी समय में जो सत्ता जो हुआ करती थी, इसके दो मंत्रियों के हाथ में हुआ करती थी। एक इसका सर्वाधिकारी हुआ करता था, एक इसका सर्वाधिकारी हुआ करता था। सर्वाधिकारी को मैंने अभी आपको बताया था, वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम करता था। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम करता था कौन? सर्वाधिकारी। ये हुआ करता था नंज राजा। नंज राजा जो था ये इसका सर्वाधिकारी एक प्रकार से हुआ करता था। दूसरा इसका दलवाई हुआ करता था, दलवाई हुआ करता था, मतलब सेनापति। वो कौन हुआ करता था? देवराजा। अर्थात जो पावर जो थी वो दो लोगों के हाथ में कंसोलिडेट थी। एक तो आपके नंज राजा के हाथ में कंसोलिडेट थी, एक आपके देव राजा जो है उसके हाथ में कंसोलिडेट हुआ करती थी। ये कौन था? ये सेनापति हुआ करता। ये सेनापति के रूप में अपॉइंट हुआ था कौन? देव राजा। और इधर कौन था? आपका नंज राजा। जो हैदर अली था, हैदर अली था, ये बहुत ही साधारण परिवार से हुआ करता था। हैदर अली, हैदर अली ने अपने मिलिट्री करियर की जो शुरुआत की थी वो नंज राजा जो है इसके टाइम पीरियड में स्टार्ट की थी। नंज राजा जो है इसके टाइम पीरियड में हैदर अली ने अपनी मिलिट्री करियर को स्टार्ट किया था। 1755 के आसपास, 1755 के आसपास ये जो हैदर अली है इसको डिंडी गुल का फौजदार नियुक्त किया गया। डिंडी गुल जो है इसका फौजदार नियुक्त किया गया। डिंडी गुल जो है यहां पर इनका शस्त्र खाना लगाया गया था, यहीं पर हैदर अली को अपॉइंट किया गया था। जब इसको फौजदार यहां पर नियुक्त किया गया तब इसने अपना एक, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, तो एक ब्राह्मण मंत्री हुआ करता था खांडे राव। क्या नाम था? खांडे राव। खांडे राव को इसने अपॉइंट किया ताकि ये अपने आप को शिक्षित कर सके, अपनी एबिलिटी को जो है वो अधिक रेस कर सके। तो 1755 के आसपास इसे डिंडी गुल में अपने फौजदार को नियुक्त किया, फौजदार इसको नियुक्त किया गया। और यहीं पर इसने आज आधुनिक अपनी मॉडर्न आर्टिलरीज को स्थापित किया। तो आधुनिक शस्त्रागार जो है वो स्थापित किया गया यहीं पर। लेकिन ये जो शस्त्रागार स्थापित किया गया था ये विद द हेल्प ऑफ फ्रांसीसी किया गया था, विद द हेल्प ऑफ फ्रांसीसी किया गया था। तो फ्रांसीसी जो हुआ करते थे उन्हीं की ही सहायता से उसने अपने इस फौजदार मतलब शस्त्रागार को स्थापित किया गया था। तो यूरोपियन मॉडल पर इस शस्त्रागार को डेवलप किया गया, यूरोपियन मॉडल पर इस शस्त्रागार को डेवलप किया गया था। अच्छा, यहां पर जब हम इन सब चीजों को देख लेते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं मराठों के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। 1759 में इसी मैसूर के ऊपर मराठों का अटैक हुआ, तब हैदर अली ने अपनी प्रतिभा का अदम्य परिचय दिया था, इसीलिए 1759 में इसको सेनापति के रूप में अपॉइंट कर दिया, सेनापति के रूप में अपॉइंट कर दिया गया, अर्थात दलवाई बना दिया गया, दलवाई बना दिया गया इसको। किसको? हैदर अली को। तो 1755 में डिंडी गुल का फौजदार बना, 1759 के आसपास फिर इसको सेनापति के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। खांडे राव जो है, खांडे राव ये बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप में कॉन्स्पिरेटर टाइप का आदमी हुआ करता था। इसने उस समय, क्योंकि चिक्का कृष्णराज हुआ करते थे राजा, चिक्का कृष्णराज हुआ करते थे राजा, और सारी सत्ता अपने हाथ में कंसोलिडेट की हुई थी देव राजा और नंज राजा। तो खांडे राव ने राजमाता को भड़काना स्टार्ट किया और हैदर अली की हेल्प से नंज राजा और इनका जो है वो तख्ता पलट कर दिया गया। फाइनली 1761 में
फाइनली 1761 में जो है वो हैदर अली जो है वो पावर के ऊपर आ गया। फाइनली 1761 में जो है हैदर अली जो है वो आपको पावर के रूप में आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो हैदर अली जो है इसने फिर पूरी की पूरी पावर को कैप्चर कर लिया। यहां पे पहले मैं एक बार आपको पढ़ाता हूं, फिर आप उसके बारे में समझिएगा। 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो एक साधारण घुड़सवार के रूप में इसने अपनी जो करियर है उसको स्टार्ट किया था। लेकिन 1731 से 34 के बीच में देवराजा और नंज राजा, जिन्होंने मैसूर की सत्ता को अपने हाथों में वास्तविक रूप से केंद्रित कर दिया था, उन्होंने हैदर अली को अपॉइंट किया और इन्हीं के अंतर्गत इसको उभरने का अवसर भी मिला। जब हम दक्षिण की बात करते हैं, जब हम दक्कन की बात करते हैं, तो दक्कन में एक्चुअल में 3 ही पावर हैं जो सबसे मजबूत पावर है। एक तो मैसूर हुआ करता था, याद कीजिए। दूसरा फिर आपका इधर हुआ करता था हैदराबाद, इधर हुआ करता था आपका हैदराबाद का इलाका, हैदराबाद का इलाका। इसी के पास ये वाला क्षेत्र भी, यहां पे भी फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से आप जानते हैं। तो ये नॉर्दर्न सरकार में भी क्या कहते हैं फ्रांसीसियों की प्रेजेंस थी। यनम का क्षेत्र आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, यनम का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर डोमिनेट रखता था कौन? हैदराबाद। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर थी वो थी हमारी आपकी ये हो गया आपका मराठा, ये हो गया आपका मराठा। देखिए तीनों के तीनों पावर हैं, लेकिन तीनों के तीनों पावर में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है एक दूसरे से। तीनों के तीनों पावर जो है वो अवसर मिलने पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकती है। चौथा, यहां पर था जरूर ये वाला एरिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है, और कर्नाटक के क्षेत्र में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का अपना डोमिनेंस हुआ करता था। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एंग्लो कर्नाटिक वॉर में ये अंग्रेजों का ही एक प्रकार से प्रभुत्वशाली क्षेत्र था। और ये वाला एक क्षेत्र जो है इसका नाम है त्रावणकोर, इसका नाम है त्रावणकोर, त्रावणकोर। और ये भी ब्रिटिशर्स का ही एक प्रकार से आश्रित राज्य हुआ करता था, ये भी ब्रिटिशर्स की ही डोमिनेंस को एक्सेप्ट करता था। ब्रिटिशर्स को जो मसाले मिलते थे, जो मसाला मिलता था ब्रिटिशर्स को, वो यहीं से मिलता था। स्पाइसेस का ट्रेड वो यहीं से करते थे। ब्रिटिशर्स को ये मैसूर के क्षेत्र से कभी मसाले नहीं प्राप्त हुए, ये तो जब इसको जीतेंगे तब उनको प्राप्त होंगे। यहां पर भी आपके क्या कहते हैं फ्रांसीसी हुआ करते थे इस माहे वाले रीजन में। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब कर्नाटक की वॉर हुई थी, कर्नाटक की वॉर के द्वारा इस वाले पूरे क्षेत्र को जीत लिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और याद कीजिए कि 1752 में ही आरकाट के युद्ध में मोहम्मद अली को यहां पर स्थापित करवाया गया था। तो अंग्रेजों का डोमिनेंस ऑलरेडी कर्नाटक के क्षेत्र के ऊपर था। लेकिन ये जो मैसूर का क्षेत्र है, मैसूर में यहां पर फ्रांसीसी थे। इन्हीं फ्रांसीसियों की हेल्प से ही उसने यहां पर डिंडीगुल में क्या किया? डिंडीगुल में अपने शस्त्रागार का स्पेशली निर्माण किया था। ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसी को ही कहा जाता है मालाबार का क्षेत्र, मालाबार का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अंग्रेजों को जो मसाले मिलते थे वो त्रावणकोर स्टेट से स्पेशली मिलते थे, वो मैसूर वाले मालाबार कोस्टल क्षेत्र से उनको यहां पर प्राप्त नहीं होते थे। ऐसे ही एक तरफ मराठा पावर थी, एक तरफ हैदराबाद की पावर थी, एक तरफ मैसूर की पावर थी। ये मराठा समय समय पर मैसूर के ऊपर लगातार अटैक करते रहते थे। 1755 में किया था, 56 हो गया, 1759 में किया गया, फिर 1764 में किया गया, 1766 में किया गया, 1771 में किया गया। तो इस प्रकार से ये लगातार अटैक करते थे किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। इसी कारण 1759 में जब मराठों का अटैक हुआ था और हैदर अली ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया था, तब क्या कहते हैं नंज राजा जो था, तब उसको सेनापति के रूप में अपॉइंट किया गया था। वहीं से उसकी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ी और खांडे राव की षड्यंत्र के कारण फिर उसने तख्ता पलट कर दिया किसका? दोनों देव राजा नंज राजा का। और फाइनली 1761 में एज अ सॉवरेन रूलर के रूप में वो अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। यहां पर आप इस चीज को देखने का प्रयास करें, 31 से 34 के बीच में देवराजा और नंज राजा जो था उसने मैसूर की वास्तविक सत्ता को अपने हाथों में कंसोलिडेट किया था। दक्षिण भारत में बात करें तो 3 पावर हैं, निजाम, मराठा, अंग्रेज और इधर फ्रांसीसी के संघर्षों का लाभ उठाकर हैदर अली ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। यहां पर आप देखें तो 1753 में मराठों ने अटैक किया, 1754 में मराठों का अटैक है, 1757 में है और 1759 में है। मराठों के आक्रमण ने मैसूर को एक प्रकार से संकट में ला दिया और
देव राजा जो है इनका प्रभावी प्रतिरोध करने में असफल रहा। ऐसी ही परिस्थितियों में जो हैदर अली है उसका उत्थान हुआ, 1759 में सेनापति के रूप में अपॉइंट हुआ और तख्ता पलट करके उसने 1761 में मैसूर की वास्तविक सत्ता को अपने हाथों में रख लिया। हैदर अली ने मराठों का मुकाबला करने के लिए भी एक प्रभावी घुड़सवार सेना का निर्माण किया था। फ्रांसीसियों को बेसिकली अपॉइंट किया था और अपनी जो तोपखाना हुआ करता था उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया। डिंडीगुल में उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, वो भी यूरोपियन मॉडल पर, और अपनी सेना को भी उसने यूरोपियन मॉडल पर ही प्रशिक्षित करने का प्रयास किया था। यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये मैसूर का स्टेट है, मैसूर के ऊपर ही यहां पर कौन बैठे हैं, ये मराठा आ गए आपके, और इधर कौन आ गया, इधर आपका हैदराबाद आ गया, और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कर्नाटक का क्षेत्र, ये है आपका कर्नाटक का क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया ये है आपका त्रावणकोर का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को देख लीजिए, और ये बीच में पड़ता है आपका मैसूर, ये बीच में पड़ता है आपका मैसूर। आई होप सो ये आपको पूरी तरीके से विजिबल होगा। तो ये आपको विजिबल यहां पर हो रहा, बिल्कुल। अब इसके आगे अगर मैं चलूं, क्योंकि अब हमें बेसिकली डिस्कस करना है आपके साथ जो मैसूर की वॉर, मैसूर की वॉर है उसको डिस्कस करना है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आउटलाइन देने का प्रयास किया। 1761 में जब पावर के ऊपर आया था कौन, हैदर अली। हैदर जब 1761 में पावर के ऊपर आया था, इसके बाद भी आपको याद होना चाहिए, अगर आप इतिहास को थोड़ा सा भी समझ रहे हैं तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि 1761 में पानीपत का युद्ध भी हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत के युद्ध के बाद जो बालाजी बाजीराव थे, क्या नाम था, बालाजी बाजीराव जो थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, और पेशवा के रूप में नया पेशवा आया था जिसका नाम था माधवराव नारायण राव, है ना, सॉरी माधवराव फर्स्ट, माफी चाहेंगे, माधवराव फर्स्ट आया था 1761 से लेकर 1772 तक। ये वही माधवराव फर्स्ट है जिसने शाह आलम जो मुगल पेंशनर हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको दोबारा गद्दी पर बैठाया था आपके जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर। तो माधवराव फर्स्ट को रिजुविनेटर ऑफ दी मराठा पावर भी कहा जाता है। तो रिजुविनेटर ऑफ दी मराठा पावर भी माधवराव फर्स्ट को कहा जाता है। तो हैदर अली बेसिकली अपॉइंट, हैदर अली के मैसूर में था, और मराठों की जगह पर कौन था, माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट की कहते हैं कि पानीपत के युद्ध से मराठों को जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना ज्यादा नुकसान माधवराव फर्स्ट की असमय मृत्यु से हो गया था। तो एक्चुअल में जो माधवराव फर्स्ट है वो मराठा राजा बना, पेशवा बना, और इसी ने 1764 और 1766 में 2 बार अटैक किया था, कहां पर, इस मराठा मैसूर के क्षेत्र। फिर तीसरा अटैक इसने किया था 1771 के आसपास। तीनों बार इसने मैसूर को डिफीट किया था, तीनों बार इसने मैसूर को डिफीट किया था। तो एक तरफ मराठों से मैसूर की लड़ाई चल ही रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों की परिस्थिति क्या है, अंग्रेज 1764 में बक्सर का वॉर जीत चुके थे, बक्सर का वॉर जीत चुके थे, और इलाहाबाद की संधि कर चुके थे, इलाहाबाद की संधि कर चुके थे। अब यहां से फिर इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन देखा था वो साउथ इंडिया से देखा था कि हमको अगर भारत पर कंट्रोल करना है तो हमें साउथ इंडिया से करना होगा। क्यों, क्योंकि जो मैसूर है इसका बॉर्डर डिस्प्यूट था किसके साथ, कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जो था वो लगातार चल रहा था, किसका, मैसूर का। तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं इसका बॉर्डर डिस्प्यूट था। अब यहां पर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर एक क्षेत्र पड़ता था, दैट वाज बालाघाट का एक क्षेत्र पड़ता था, बालाघाट का एक क्षेत्र पड़ता था, और ये बालाघाट क्षेत्र के ऊपर जो क्लेम करता था वो करता था हैदराबाद का निजाम। बालाघाट का क्षेत्र जो पड़ता था उसके ऊपर कंट्रोल रखता था कौन, आपका मैसूर। तो अंग्रेजों ने बेसिकली बोला था किससे, निजाम से, कि हम तुम्हें बालाघाट का क्षेत्र जीत करके दे देंगे, लेकिन आप
वहां की दीवानी जो है आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा, दीवानी आप हमें प्रोवाइड कीजिएगा, टैक्स एक्स हमें प्रोवाइड कीजिएगा, वहां टैक्स एक्स लगाने का राइट जो है वो आप हमको दीजिएगा। तब निजाम जो है उसके साथ बात बनी नहीं थी, बात बनी नहीं थी। उसके बाद यहां का ये जो क्षेत्र था, ये वाला नॉर्दर्न सरकार का जो क्षेत्र था, इसको उत्तरी सरकार कहा जाता था। लगभग 1766-67 के आसपास अंग्रेजों ने इस नॉर्दर्न सरकार के क्षेत्र को छीन लिया था। अच्छा, इस नॉर्दर्न सरकार में यहां पर यनम का क्षेत्र भी हुआ करता था, यनम का क्षेत्र भी हुआ करता था, और इस क्षेत्र को भी छीन लिया था। किससे? हैदराबाद से। तो हैदराबाद जो है एक प्रकार से जो अंग्रेज हैं उनसे पूरी तरीके से क्या था? रुष्ट था, एक पूरी तरीके से रुष्ट हो गया था। आप ये समझिए। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब 1766-67 के आसपास इस नॉर्दर्न सरकार के क्षेत्र को छीन लिया गया, क्योंकि यहां पर जो फ्रांसीसी थे वो भी क्लेम करते थे, तो इस प्रकार से मैसूर भी इसके ऊपर क्लेम करता था, निजाम भी इसके ऊपर पूरा क्लेम करता था। निजाम का तो क्षेत्र ही था, तो वो तो क्लेम करेगा ही करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने 1766 में इसको ले लिया और निजाम को इस बात से संतुष्ट किया कि निजाम, कल को जब हमारी इनसे लड़ाई होगी, सॉरी, कल को जब तुम्हारी इससे लड़ाई होगी तो हम मैसूर के ऊपर तुम्हारा पूरा साथ देंगे, और जो बालाला घाट का क्षेत्र है वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से उसको कन्विंस करने का पूरा प्रयास किया था। क्योंकि यहां पर दो इशू क्रिएट हो गए थे कि मैसूर का सीमा विवाद जो था यह कर्नाटक के साथ भी था। इस कारण इसी परिस्थितियों में 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठा दोनों को मिलाया। अंग्रेजों ने निजाम और मराठा दोनों को मिलाया और इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनाया। एक तरफ रखा उसने निजाम को, एक तरफ अंग्रेजों को, और एक तरफ रखा गया मराठा को। तीनों पावर को आपस में मिलाने का अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया। ये नॉर्दर्न सरकार के क्षेत्र को आप देख रहे हैं कि हम तीनों मिल करके अटैक करते हैं किसके ऊपर? इस मैसूर के ऊपर। यह है मैसूर। लेकिन हैदर अली दैट वाज वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, तो हैदर अली ने निजाम को कुछ टेरिटरी देने का वादा किया और इनको कुछ पैसा देने का वादा किया मराठों को, और इस ट्राइंगल को भंग कर दिया, और भंग करके ट्राइंगल बनाया इस प्रकार का कि यहां पर रख दिया गया मैसूर को और यहां पर रख दिया गया अंग्रेजों को। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग हैदर अली का कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, उसने भी किया था, उसने भी समझाया था किसको? निजाम को। तो फाइनली ये अटैक किया गया किसके ऊपर? अटैक किया गया आपके मैसूर के ऊपर, सॉरी, अटैक किया गया अंग्रेजों के ऊपर। अच्छा, अंग्रेजों के अंदर भी एक प्रकार का गुरूर था, क्योंकि बक्सर को वो जीत चुके थे, तो उनको ये था कि हम इनको डिफीट कर सकते हैं। फाइनली वॉर हो गई, और इस वॉर में हैदर अली इतना प्रभावशाली रहा कि उसने मद्रास सरकार को अंग्रेजों को पीछे करते हुए मद्रास तक ढकेल दिया, और फाइनली मद्रास की संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस समय गवर्नर जो था वो था वेरेलिस्ट। वेरेलिस्ट जो था इस समय यहां का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना भी है, ये एक प्रकार से शॉर्ट टर्म का ही ट्राइंगल बनेगा। शॉर्ट टर्म का क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म का इसलिए क्योंकि भाई कल को मराठे भी अटैक करते रहे हैं मैसूर के ऊपर, मैसूर की भी लड़ाई होती रही है हैदराबाद के निजाम के साथ। तो वेरेलस ने इसी प्रकार की जो कूटनीति है उसी का फायदा उठाया, और उसने हैदर अली से कहा, हैदर तुम हमसे संधि जरूर कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना, ये मराठे और ये निजाम किसी के सगे नहीं है, तुम्हारे भी सगे नहीं है। कल को ये तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक करेंगे, याद रखना इस चीज को। लेकिन मैं अंग्रेज तुम्हारे साथ वादा करता हूं कि कल को अगर ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे तो ये अंग्रेज तुम्हारा साथ देंगे। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर किसी प्रकार का कोई टेरिटरी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, कोई टेरिटरी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, बस हाँ संधि हो गई। और यही जो पहली संधि हुई थी, इसको बोला गया था द ट्रीटी ऑफ मद्रास।
इसको मद्रास की संधि कहा गया था, जो 1769 में की गई थी हैदर अली और वेरेलस्ट के साथ। लेकिन एक प्रकार से इसमें डोमिनेंस जो देखने के लिए मिला था वो आपको हैदर अली का ही देखने के लिए मिला था। तो सर दूसरा वॉर क्यों हो गया? दूसरा वॉर जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1771 के समय 1771-72 में जो मराठा हैं उन्होंने अटैक कर दिया था किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। जब मैसूर के ऊपर अटैक किया गया था मराठों के द्वारा, जब अटैक किया गया मराठों के द्वारा, तब हैदर अली ने कॉल किया था किसको? अंग्रेजों कि आप हमारी मदद कीजिए। तब अंग्रेजों ने डिनाई कर दिया था, अंग्रेजों ने कोई साथ नहीं दिया था किसका? मैसूर का। इस बात से रुष्ट था कौन? हैदर अली। और बड़ी बात क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान हो तो आपको समझ में आएगा कि मराठा जो है, चाहे नोट लगा करके लिख लीजिएगा, अंग्रेजों का पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो मेरे भाई हुआ था 1775 से 1782। असल में समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहां पर आकर के चीजें जटिल होती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपके साथ ये चीजें जटिल नहीं होंगी, क्योंकि इस समय अंग्रेज तीन तीन फ्रंट पर एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ तो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है 1775 से 82 के मध्य, इस ट्रायंगल को पकड़ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अमेरिका में इंडिपेंडेंस की वॉर चल रही है, अमेरिका में इंडिपेंडेंस की वॉर चल रही है लगभग 1776 से लेकर के 1783 तक। और यहां पर जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का समय है, जो मैसूर युद्ध का समय है, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का समय है, वो मेरे भाई है 1780 से 1784। अर्थात दो कॉमन ईयर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, अर्थात 1782, 80 से लेकर के 1782 ये कॉमन ईयर देखने के लिए मिलेंगे दोनों के बीच। तो सर मैसूर वॉर हुआ क्यों था? मैं बताता हूं मैसूर वॉर क्यों हुआ था। पहले इस चीज को दिमाग में एक बार पढ़ लीजिए। 75 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का समय 80 से 84 है, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 76 से 83 है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट बनेगा नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनने वाला नहीं। तो ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये दो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट। और इनके बीच में अगर कॉमन ईयर निकालेंगे तो 2 साल जो है आपको इनके बीच में कॉमन मिलेंगे। 2 साल जब अंग्रेजों को मराठा और मैसूर दोनों से लड़ना पड़ता था। तो एक्चुअल में जब 1771 में मराठों ने अटैक किया था मैसूर की टेरिटरी के ऊपर, और मैसूर जो है उसका जवाब देने में असफल रहा, हार गया मराठों से, वही कड़वा घूंट पी करके बैठा था कौन? हैदर अली, कि बेटा अब आना दोबारा कभी, तब बताएंगे, जब तुमको जरूरत पड़ेगी अंग्रेजों तब तुमको बताएंगे। आप ये समझिए। जरूरत पड़ी क्योंकि जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अभी मैंने लिखा था यहां पर, अमेरिका को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो वो फ्रांसीसियों का था, फ्रेंच पावर का था, फ्रेंच पावर का सबसे बड़ा योगदान था। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था आपके सामने, अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो वॉर चल रही है वो 1776 से 83 के बीच में चल रही है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में एक तो ये यनम का इलाका था जहां पर आपको फ्रांसीसी देखने के लिए मिल रहे थे, यहां पौंडीचेरी का इलाका था जहां पर आपको फ्रांसीसी देखने के लिए मिल रहे थे। अंग्रेजों ने इन दोनों क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया था। याद होना चाहिए आपको, मालूम है कि ये तीसरे कर्नाटक वॉर के बाद अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको 1766 में कैप्चर कर लिया गया था, नॉर्दर्न सरकार वाला इलाका। अभी तीसरा क्षेत्र बाकी था जो कि ये आपका बैठा है मैसूर के साथ, इसे आप माहे के नाम से जान रहे थे, इसे आप माहे के नाम से मेरे भाई जान रहे थे, ये अभी बाकी था। इसीलिए जब ये वॉर चल रहा था 1789 के आसपास, 1779 के आसपास अंग्रेज जो हैं उन्होंने अटैक कर दिया इस माहे वाले रीजन के ऊपर, क्योंकि उनको यह मालूम था कि हैदर अली को भी डेवलप करने में इन
फ्रांसीसियों का बड़ा योगदान है। इसीलिए 1789 के आसपास इन्होंने अटैक कर दिया माहे के ऊपर, और माहे वाला जो क्षेत्र था वो मैसूर का क्या था, एक फ्रेंडली स्टेट हुआ करता था। दैट्स वाई हैदर अली जो है उसने भी क्या किया, घोषणा कर दी किसके ऊपर, अटैक की अंग्रेजों के ऊपर। फिर से वही ट्रायंगल बना, फिर से ट्रायंगल बना, क्या, एक तरफ निजाम आ गया, एक तरफ मराठा आ गए, और एक तरफ आपका मैसूर आ गया, एक तरफ मैसूर आ गया, बीच में आ गए ब्रिटिशर्स। अब इन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या किया, अच्छा खासा डिफीट देना स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा डिफीट देना आसान कर दिया गया। एक वॉर भी हुई थी जिसका नाम था अरंदी की वॉर, अरंदी की वॉर। इसमें भी क्या कहते हैं, मैसूर ने अंग्रेजों को डिफीट किया। मैसूर का नेतृत्व हैदर अली ने किया था, अंग्रेजों का जो नेतृत्व था कर्नल वेली के द्वारा किया गया था। कर्नल वेली जो हुआ करता था, कर्नल वेली को इसमें परास्त कर दिया गया था। मतलब आप ये समझिए कि 1780 तक हैदर अली इतना पावरफुल हो गया था कि इसने वो कर्नाटक का जो है आर्काट का क्षेत्र है वो तक बेसिकली जीत लिया था। लेकिन पलड़ा तब बदल गया जब 1782 में, पलड़ा तब बदला जब 1782 में मराठों के साथ कौन सी हो गई संधि, सालबाई की संधि। मराठों के साथ सालबाई की संधि हो गई। तो सालबाई की संधि के बाद मराठों को भी बोला, किसने, अंग्रेजों ने, कि देखो आज तुम हैदर का साथ दे रहे हो, लेकिन तुम जानते हो हैदर तुम्हारा भी सगा नहीं है, तुम लोगों ने भी बहुत बार उसके ऊपर अटैक किया है। आज से हमारे साथ प्रॉमिस करो, आज से जो हमारा दोस्त होगा वो तुम्हारा दोस्त होगा, जो तुम्हारा दोस्त होगा वो हमारा दोस्त है। कल को तुम्हारे ऊपर मराठे कोई अटैक करेंगे तो अंग्रेज खड़े होंगे, कल को हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो तुम हमारे साथ खड़े। परिणाम स्वरूप ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल बदल करके कुछ ऐसा हो गया, ये ट्रायंगल बदल करके हो गया ऐसा, एक तरफ मराठा आ गए, एक तरफ आपका निजाम आ गया, और एक तरफ आपके ब्रिटिश आ गए, और यहां पर बीच में आ गया मैसूर। परिणाम स्वरूप मैसूर की यहां से हार होना स्टार्ट हो गई। 1781 लास्ट में ही, जुलाई 1781 में साइन की गई थी संधि, और यहीं पर एक वॉर हुई थी जिसका नाम था पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो की वॉर हुई थी, और इस पोर्टो नोवो की वॉर में आयरकूट ने अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और इधर हैदर अली था। हैदर अली की इसमें फिर डिफीट हो गई, हैदर अली जो है फिर डिफीट हो गई, और इसी के बाद हैदर अली को फिर कैंसर हुआ, हैदर अली खत्म हो गया। 1782 से लेकर के 1784 तक, 1782 से लेकर के 1784 तक इस आंदोलन, इस जो क्या कहते हैं वॉर है, इसका जो नेतृत्व किया गया था वो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। फाइनली 1784 में टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्थनी, इनके बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। और लेकिन ये संधि जो थी, इस संधि को जो नाम दिया गया था, इसको बोला गया था मैंगलोर की संधि। लेकिन इस मैंगलोर की संधि को जो साइन किया गया था वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्थनी के बीच में किया गया था। इसके नाम को याद रखिएगा। आप इस मैप को अगर देखें तो आपको यहां पर दोनों टाइम पीरियड दिख जाएंगे, 67 से 69 भी दिख जाएगा और 80 से 84 भी दिख जाएगा। लेकिन यहां पर टेरिटरी आपको कहीं से भी मैसूर की कम होती हुई नहीं दिखाई देगी, टेरिटरी कहीं से भी मैसूर की कम होती हुई नहीं दिखाई देगी। आप इस चीज को देख सकते हो, समझ गए इस चीज को, वेरी गुड, बहुत बड़ी, ठीक है। लेकिन अब तीसरा वॉर का ये आपको पिक्चर दिख रहा है। असल में 1786 में कॉर्नवालिस भारत में अपॉइंट हुआ था। कॉर्नवालिस ने 1789 में अपने मित्रों की सूची भी जारी की थी, और उस मित्रों की सूची में उसने मैसूर का नाम नहीं लिखा था। इस बात से टीपू सुल्तान भी असंतुष्ट था। सबसे बड़ा जो कारण बना था वो बना था, यहां पर मेरे भाई कोचीन का क्षेत्र पड़ता है, यहां पर दो आइलैंड प्रदेश थे, किसके पास, डचों के पास। दो आइलैंड प्रदेश थे किसके पास, डचों के पास। एक का नाम जलकोटल हुआ करता था, एक का नाम क्रैगनोर पुरक्कड़ हुआ करता था। क्रैगनोर पुरक्कड़ हुआ करता था, एक का नाम जलकोटल हुआ करता था। वो दो आइलैंड जो हुआ करते थे वो यहां पर हुआ करते थे, कोचीन के पास।
इन दोनों आइलैंड को बेसिकली टीपू सुल्तान अपना मानता था कि ये मेरे आइलैंड हैं, लेकिन डचों ने 1790 के आसपास इन दोनों क्षेत्रों को बेच दिया था। किसको? त्रावणकोर को। ये त्रावणकोर आपके पास लिखा है। जब इसको बेच दिया गया तब टीपू सुल्तान ने इसको वायलेशन माना कि भाई ये मेरे क्षेत्र थे, आपने त्रावणकोर को कैसे दे दिया। परिणाम स्वरूप त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया था किसने? मैसूर ने। और जैसे ही त्रावणकोर के ऊपर अटैक किया गया, वैसे ही अंग्रेजों का ये प्रोटेक्टेड स्टेट हुआ करता था। यहीं से अंग्रेजों को मसाले भी प्राप्त हुआ करते थे, आप जानते हैं, बहुत बेहतर रूप में। परिणाम स्वरूप इस त्रावणकोर के क्षेत्र के ऊपर अटैक किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, और कॉर्नवालिस प्रोटेक्ट कर रहा था इसको। परिणाम स्वरूप फिर से वो ट्रायंगल क्रिएट हो गया जो अभी तक आप देख करके आ रहे थे। एक तरफ निजाम आ गया, एक तरफ मराठा आ गए, और एक तरफ इसमें अंग्रेज आ गए, और बीच में आ गया कौन? टीपू। अटैक किया गया अच्छे तरीके से, अटैक किया गया अच्छे तरीके से। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र दे दिया गया मराठों को, छोटा सा ये वाला क्षेत्र दे दिया गया हैदराबाद के निजाम को। ये देखिए आप, मालाबार का ये पूरा क्षेत्र जो है कौन खा गया? अंग्रेज। और इस कोस्टल रीजन पर अधिकार जो कर लिया वो अंग्रेजों के द्वारा हो गया। कहां? इस माहे के पूरे क्षेत्र के ऊपर, माहे के पूरे क्षेत्र के ऊपर इसने अटैक कर लिया। टीपू सुल्तान को हार माननी पड़ी और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत लगभग 3 करोड़ रुपया इसको देना पड़ा अंग्रेजों को। लगभग अपनी टेरिटरी का आधा भाग इसको देना पड़ा। वो डिंडीगुल का क्षेत्र इसको देना पड़ा, वो मालाबार का क्षेत्र इसको देना पड़ा, और 12 महल का क्षेत्र भी देना पड़ा। 12 महल का क्षेत्र भी इसको देना पड़ा। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी हुआ करती थी। तीनों के तीनों क्षेत्र जो है इसको देना पड़ा। ये जो है इनको तुंगभद्रा के उत्तरी प्रदेश मिले, इनको पेन्नार और कृष्णा नदी जो है उसके उत्तरी प्रदेश के आसपास के कुछ क्षेत्र दिए गए। और यहां पर कॉर्नवालिस ने अपनी फेमस स्पीच दी, हमने अपने मित्रों को मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रु को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। अच्छा, कॉर्नवालिस के बाद कौन आया था भाई? कॉर्नवालिस के बाद 93 से लेकर 98 के बीच में जो गवर्नर जनरल बैठा था उसका नाम था जॉन शोर। लेकिन जॉन शोर जो है इसने मैसूर के प्रति एक प्रकार की नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। कौन सी? नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया। नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। तो कभी कभी आपसे यही पूछ लेता है भाई किसने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया या मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी को अपनाया मैसूर के प्रति? तो जॉन शोर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वही जॉन शोर है जिससे परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर इसको क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन भी दी थी, है ना। तो जॉन शोर फिर जो था वो आपका गवर्नर जनरल बना था। अब इसके बाद चौथा क्या हुआ? देखिए, जब से टीपू हारा भी था उसके बाद से ही उसने मैसूर, मराठा और क्या कहते हैं जो निजाम है, समझ गया था कि ये हमारा तो साथ देंगे नहीं। उसके बाद से ही उसने फ्रांस में एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, क्योंकि वो फ्रेंच क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित था। और फ्रेंच क्रांति का समय जो है वो 1789 से स्पेशली स्टार्ट होता है। 1789 से स्पेशली स्टार्ट होता है फ्रेंच क्रांति का समय। तो फ्रेंच क्रांति में ही, इसी क्रांति में एक क्लब बना था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। इसका नाम था जैकोबियन क्लब। और इसी जैकोबियन क्लब में का ये क्या बना था? पार्ट बना था। इसी जैकोबियन क्लब का ये क्या बना था? टीपू सुल्तान मेंबर भी बना था। लेकिन जब वेलेजली भारत में आया, अच्छा, टीपू सुल्तान ने मॉरिशस, फ्रांस, अरब, टर्की, यहां पर अपने राजदूत भी भेजे थे ताकि वो इनसे अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांग सके, अपना प्रॉपर क्या कहते हैं मजबूती को दिखा सके।
जब वेलेज़ली अपॉइंट हुआ भारत में लगभग 1798 के आसपास, इस समय नेपोलियन जो था, नेपोलियन का राइज हो रहा था, नेपोलियन का राइज हो रहा था एक्चुअल में। ये अगर आप, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये अगर आप अफ्रीका को देख रहे हो तो मेरे भाई ये फिर आपका अरब वर्ल्ड है, ये आपका अरब वर्ल्ड है, ये आपकी स्वेज कैनाल है, ये आपकी स्वेज कैनाल है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये आपका यूरोप होगा, है ना। तो मेरे भाई ये जो आप एरिया देख रहे हैं दिस स्वेज कैनाल के पास, ये कौन सा इलाका है? ये इजिप्ट का इलाका है। लगभग 1798 के आसपास, 99 के आसपास नेपोलियन ने इसके ऊपर अटैक किया था। नेपोलियन ने इसके ऊपर अटैक किया और यह कहलाता है पिरामिड युद्ध, या इसी को बैटल ऑफ पिरामिड कहा जाता है। इसके तहत वो चाहता था कि इस पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर ले और यहां से ब्लॉक कर दे, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए रास्ता, ताकि ब्रिटेन भारत जा ही ना सके। या यहां पर कंट्रोल करके वो ये चाहता था कि यहां से बेसिकली वो आ जाए कहां पर? भारत पे अटैक करने के लिए, क्योंकि वैसे भी टीपू सुल्तान के संबंध थे किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो ये उसके संबंध थे। तो पिरामिड के युद्ध को ये जीत तो गया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी फ्लीट आई और अंग्रेजी फ्लीट ने इसको क्या किया? डिफीट कर दिया था नेपोलियन को पूरी तरीके से। इसीलिए ये अभियान असफल हो गया था। नेपोलियन फिर भारत की तरफ नहीं आ पाया था। नेपोलियन भारत की तरफ फिर नहीं आ पाया, तो मैसूर की तरफ वो नहीं आया, मैसूर की तरफ फिर वो नहीं आ पाया। लेकिन एक खतरा मौजूद था वेलेज़ली के लिए। वेलेज़ली जो है, इसीलिए उसने सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी को भी लागू किया था, सब्सिडरी अलायंस जैसी पॉलिसी को भी लागू किया था। और टीपू सुल्तान के पास भी एक फेवर भेजा था कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप वेलेज़ली ने पुनः उस ट्रायंगल को जीवित किया। एक तरफ निजाम आया, एक तरफ मराठा आए और एक तरफ फिर कौन आया? आपका ब्रिटिशर्स आए। बीच में रखा गया टीपू। लड़ाई हुई और टीपू को इसमें शहादत प्राप्त हुई। यहां पर आप देखें तो ये जो पूरा कोस्टल वाला इलाका है, ये अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में जीत लिया। और जैसे ही इसको जीता, वैसे ही वेलेज़ली ने कहा अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है, अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। अब पूर्व के राज्य के ऑनर कौन है? हम हैं। और फिर इसका मालूम है कि आपको हैदराबाद, सॉरी, सब्सिडरी अलायंस को लागू करके उसने भारत के सभी इंपॉर्टेंट सेंटर्स को कब्जा करने में अपनी प्रमुख भूमिका को निभाया। तो इस प्रकार से आपके चारों के चारों वॉर हो गए। और यहां पर इससे भी सब्सिडरी अलायंस कर ली गई थी 1799 में। वोडियार वंश का ही एक शासक था कृष्णराज करके, उसके साथ साइन किया गया और उसको एज अ सब्सिडरी अलायंस संधि करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये 2 साल का बालक था, माइनर था, बस और कुछ नहीं। आगे जाकर के वेलेज़ली के टाइम पीरियड में, सॉरी, हाँ, विलियम बेंटिक, माफी चाहेंगे, विलियम बेंटिक के समय में इस मैसूर को पूरी तरीके से अधिग्रहित कर लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और फिर आगे जाकर के रिपन आएगा। रिपन के समय में फिर से वडियार वंश को स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक ब्रीफ आउटलुक था पूरा जो हमने मैसूर के ऊपर देखने का प्रयास किया। चारों के चारों वॉर किस प्रकार से हुए वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर इतना ध्यान रख लेते हैं, आपकी रडार से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता है। जाकर के अपने PYQs कर लीजिए, जाके अपना कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन को देवियों सज्जनों यहीं पर रखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख लीजिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है मद्रास की संधि हेनरी वेरेलस्ट, यहां मंगलौर की संधि वॉरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस यहां पर हुआ करता था, और 1799 में चतुर्थ युद्ध वेलेज़ली यहां का क्या हुआ करता था? ऐसा गवर्नर जनरल। आप सभी भाई बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे भाइयों और प्यारे बहनों, 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हमारा स्टडी IQ परिवार आप सभी के लिए एक फ्रीडम सेल को लेकर के आया हुआ है। आप जानते हैं कि इस समय अभी तक का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है।
आप यहां पर देख सकते हैं 79% की ये पूरी की पूरी आपको डिस्काउंट छूट दी जा रही है। किसी भी बैच को लेना हो आप डायरेक्टली मुझे भी यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके साथ पटना ऑफलाइन में भी जुड़ता हूं और ऑनलाइन में भी जुड़ता हूं, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी बैच को परचेस करना चाहें तो अवश्य कीजिए, लेकिन मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं साइन लाइव। सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड हैं, आप किसी का भी कोड यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये मेरा कोड है जिसका नाम है साइन लाइव, तो साइन को याद कीजिए और लाइव हो जाइए। या डायरेक्ट आप हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए, बोलिए हमारी सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, डेफिनेटली वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरंभ बैच है, अभ्युदय बैच है, आपका आलेखन बैच है, यहाँ पर प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, उसी प्रकार सारथी बैच है और साथ में निर्णायक बैच है। किसी भी बैच में अगर आपको प्रवेश लेना हो आप अवश्य प्रवेश लीजिए, अभी तक का मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।